नमस्कार, आप सभी का भारत फर्स्ट के इस विशेष प्रोग्राम द लॉ एक्सप्लेन में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आनंद झा और आज के द लॉ एक्सप्लेन के इस अंक में पैंडेमिक के दौरान हो रहे साइबर फ्रॉड को हम गहराई में समझेंगे तथा उसका विश्लेषण करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे बीच बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री रमेश कैलासम सर, जो अभी indiatech.org के CEO हैं तथा साथ ही साथ स्टार्टअप और IT सेक्टर में उनका सालों से अनुभव रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से उनके काम के लिए उन्हें यंग अचीवर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। हमारे साथ हैं श्री जितेंद्र जैन सर, जो अभी CEO हैं इंडियन इन्फोसेक कंसोर्टियम के और उनके सालों से साइबर सिक्योरिटी रिसर्च में अनुभव रहा है और वो साउथ एशियन कंट्रीज के साइबर सिक्योरिटी के बारे में अक्सर अपना योगदान देते रहते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं खुशबू जैन मैम, जो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनका एक्सपर्टीज कॉर्पोरेट, क्रिमिनल तथा साइबर लॉ में है। स्वागत है आप सभी का। आइए हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। रमेश कैलासम सर, आपसे हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर साइबर क्राइम है क्या और इसका मोडस ऑपरेंडाई क्या है। सबसे पहले तो जैसे कि देश इलेक्ट्रॉनिक तरीके में आगे बढ़ता जा रहा है और पेमेंट्स भी इलेक्ट्रॉनिक होते जा रहे हैं, तो जो चोर जो थे, जो पहले बैंकों से पैसे लूटते थे या फिर सड़कों में आपसे जो है बटुआ मारते थे, वो अब ऑनलाइन में आ गए हैं और ऑनलाइन तरीके से उनकी चोरी होती है। और चोरी सिर्फ पैसे की नहीं होती है, काफ़ी चीज़ों की होती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के पॉइंट्स भी चोरी हो जाते हैं। सालों से ये चलता आ रहा है और इसके लिए ज़रूरी है कि जो उपभोक्ता है, जो हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको साइबर हाइजीन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, साइबर स्वच्छता रखना ज़रूरी है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में जैसे कि हम अपने बटुओं को संभाल के रखते थे, पैसे को संभाल के रखते थे, उसी तरीके से इसमें भी रखना पड़ता है। कोई सावधानी नहीं बरतनी चाहिए इसमें और किसी के साथ अपना पासवर्ड, ओटीपी या कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए। कोई भी ऐसे लिंक ना क्लिक करें जिससे लोगों को आपके जो डिवाइस हैं उसका कंट्रोल मिल जाए या फिर आपके जो ओटीपी हैं वो देख सकें, आपके डिवाइसेस को क्लोन कर सकें वगैरह। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर को ध्यान में रखना चाहिए जब वो मतलब साइबर फ्रॉड से डील करते हैं। और ये जो चोर जो थे आपके, जो रियल वर्ल्ड में थे, वो अब साइबर वर्ल्ड में आ गए हैं, इतना ही फर्क है। उनका टारगेट तो आपका पैसा ही है, आपकी कमाई है, आपकी पूंजी है। ठीक, जितेंद्र सर, मैं आपको चर्चा में शामिल करना चाहूँगा। हमने देखा इस महामारी के दौर में साइबर क्राइम में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखा गया। इसके प्रमुख कारण क्या हैं सर? दो चीजों को आप कह सकते हैं कि जो पैंडेमिक के कारण बहुत लोगों ने जो वर्क फ्रॉम होम किया या स्कूलिंग जो थी वो ऑनलाइन मोड के अंदर गई, ज्यादातर बैंक्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए पुश करने लगे। तो जो डिजिटल एक्सपोजर था वो सडनली सोसाइटी का एक साथ बढ़ा और उसके मुकाबले जो साइबर सुरक्षा या साइबर हाइजीन के बारे में उनको नॉलेज मिलनी चाहिए थी, जो पहली बार इंटरनेट का, स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे थे, उस आबादी को वो एक्सपोजर नहीं मिला। उसके कारण साक्षरता के अभाव में बहुत सारे लोग जो पहली बार स्मार्टफोन का या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, वो चीटिंग का शिकार हुए, 420 का या साइबर स्कैम्स जिन्हें आप बोलते हैं, उनका शिकार हुए। अब इसमें दो तरह की चीजें रही। एक तो आप देखिए ओटीपी फ्रॉड बहुत बड़े, बैंकिंग का या आप एटीएम से पैसा छुड़ाना, बैंक से पैसा निकालना, जो कन्वेंशनल साइबर क्राइम है, फाइनेंशियल क्राइम है, वो बहुत बड़ा। दूसरा, अगर स्पेसिफिकली अभी जो सेकंड वेव ऑफ पैंडेमिक की बात करें, तो पहली जो वेव थी उसके अंदर किसी भी, ज्यादातर लोगों को मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं थी। इस बार बहुत सारे लोगों को, खासतौर से दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ पे एक बहुत तरह से पीक आई, वहां पे बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा थेरेपी या फिर रेमडेसिविर जैसी दवाओं की बहुत सख्त जरूरत पड़ी और अभाव था। बहुत सारे हजारों लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए सोशल मीडिया में जुटे थे। इसी एक जो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंसी है या गवर्नेंस का कोलैप्स आप कह सकते हैं, या जो वैक्यूम पैदा हुआ, इसका फायदा अगेन साइबर क्रिमिनल्स ने उठाया। आप देखिए नकली रेमडेसिविर की दवाइयां बिकी, लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के नाम पे, एक तो पहले 10,000 का सिलेंडर आपको 70,000 का बेचा गया और उसमें आपसे एडवांस पैसा लेके फोन बंद कर दिया गया। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के नाम पे कहा गया कि वो चाइना से एक हफ्ते में आ रहा है, 50,000 रुपये जमा करा दीजिए एडवांस में। लोगों ने जमा कराया भी। तो मुझे लगता है कि ये जो पहली श्रेणी के जो अपराध थे, जिसमें आपने किसी के बैंक से पैसा निकाल लिया या पेटीएम से पैसा चुरा लिया, इसे आप साइबर क्राइम की कैटेगरी में डाल सकते हैं।
पर दूसरी कैटेगरी के जो अपराध थे, दूसरी श्रेणी के जो अपराध है, जहां लोगों को जहां जान से आपने खेला, जहां कई लोगों ने शायद अपनी जान खो दी होगी, उनकी गाड़ी कमाई से ऑक्सीजन सिलेंडर के बहाने आप पैसा ले गए, आपने फायर एक्सटिंग्विशर को पेंट करके ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे बेच दिया। मुझे लगता है ये इरादतन हत्या की श्रेणी में आना चाहिए। ये मात्र साइबर अपराध नहीं, ये हत्या की कोशिश है। और मुझे लगता है कि ये समाज के गिरते हुए मानक और मूल्यों का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें दिख रहा है कि ऐसे समय के अंदर भी, महामारी के दौर के अंदर भी कुछ लोग इस तरह की चीजें कर सकते हैं। जी मैम, हमें कृपया अवगत कराएं इस वक्त लीगल फ्रेमवर्क क्या-क्या अवेलेबल है इससे निपटने के लिए, और सरकार इसके लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है? जी, अगर आप लीगल फ्रेमवर्क की बोले तो हमारे पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ है, जिसमें बहुत सारे प्रावधान दिए हुए हैं साइबर अटैक को लेकर। उसके साथ-साथ में आपके पास में आईपीसी है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ आईटी और आईपीसी को लेकर आप बहुत सारे प्रावधान दिए हुए हैं जिसमें ले सकते हैं। उसके साथ-साथ में जब ये कोविड की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारा सर्च हुआ था, फेक न्यूज़ बहुत सारी आने लगी थी। आप अगर देखेंगे तो कोविड रिलेटेड या कोरोना रिलेटेड कोई वेबसाइट्स नहीं थी, 1 या 2 वेबसाइट्स थी 2019 से पहले रजिस्टर्ड। आप देखेंगे शुरुआत के 3 या 4 महीने ऑफ ये जो हमारा लास्ट अगस्त 2020 के टाइम तक अगर आप देखेंगे तो 350-380 वेबसाइट्स आ गई कोरोना रिलेटेड, एंड देन वो बढ़ता गया इस हद तक कि इन डोमेन रजिस्ट्रार्स को चेक करना पड़ा कि ये किस तरीके से हो रहा है। तो जब आप ये देखेंगे कि ये इस तरीके की जो वेबसाइट्स आने लगी है कोरोना रिलेटेड, कोविड रिलेटेड, बहुत सारे मैसेजेस आने लगे, फेक न्यूज़ स्प्रेड होने लगी, आप मैसेजेस देखने लगे कि कलेक्टर की तरफ से ये मैसेज आया है, इस चीज़ के लिए ये मैसेज आया, तो उसको लेकर सरकार ने एक प्रावधान सर्कुलर इशू कर दिया था कि कोविड रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन बिना सोर्स के अगर आप भेजते हैं तो आप ये क्राइम कर रहे हैं। आपका एपिडेमिक एक्ट इन्होंने इशू कर दिया था, सेक्शन 188 आईपीसी का उन्होंने जारी कर दिया था कि अगर आप सरकार की कोई भी बात इस पेंडेमिक के टाइम पे नहीं मानते हैं, तो इस टाइम इंक्लूडिंग जो आप फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, तो आपके ऊपर सेक्शन 188 का क्राइम लगेगा, उसके साथ में और भी प्रावधान लगेंगे। अगर आप सिर्फ आईपीसी की बात करें तो आईपीसी और आईटी एक्ट में बहुत सारे प्रावधान दिए हुए हैं, जहाँ पर कोविड रिलेटेड जितने भी जिस तरीके के क्राइम, आई थिंक हमारे पहले जतिन जी एंड सर ने बताया कि जितने भी फिजिकल क्राइम थे अब वो इंटरनेट पे आ गए हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम जो क्राइम यहाँ देखते थे हम वहाँ देख रहे हैं, उन्हें भी पैसा चाहिए, और ये बहुत ल्यूक्रेटिव टाइम हो गया उनके लिए, बिकॉज डर के साथ में बहुत आसान हो जाता है क्राइम करना इन क्रिमिनल्स के लिए। तो वो सेम क्राइम है, इट्स जस्ट वो ऑनलाइन आ चुके हैं, और सेम प्रावधान यहाँ पर भी है। आप cybercrime.gov.in पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। आप जो भी क्राइम हो रहे हैं आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर आप ईमेल कर सकते हैं रेलेवेंट पुलिस स्टेशन में अपने नियर बाय और पुट कर सकते हैं। तो प्रावधान बहुत सारे हैं। आई थिंक जो जितिन जी ने बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, इस टाइम पे क्रॉस चेक कीजिए 3-4 बार और उस तरीके से चले। कैलाशम सर, जैसे कि मैम ने बोला कि ये कई सारे प्रावधान हैं और किस तरह से निपटना चाहिए। सर, डिजिटलाइजेशन के दौर में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के यूजेस बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन डिजिटल लिटरेसी की जो समस्याएं हैं वो अभी सबसे ज़्यादा तौर पे दिखते आ रही है। सर, इसे कैसे हैंडल करें ताकि लोग अवगत हो पाएं, समझ पाएं, आपकी राय से? जैसे मैंने कहा था और जैसे जितेंद्र जी ने भी कहा था कि ये कंज्यूमर अवेयरनेस जो है, हम तो डिजिटल हो गए, हमें ये खुशी मिल गई कि इंटरनेट पेनिट्रेशन हो गया, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। अब स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी लोग करने लग गए हैं, और जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पैसों के लेन देन में भी करने लग गए हैं। लेकिन ये चीज किसी ने ये नहीं सिखाई कि जैसे आपका जो रियल वर्ल्ड में जैसे आप अपना बटुए को संभाल के रखते हो, इसे भी संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि आज के डेट में आपकी मोबाइल सब कुछ है। मोबाइल से आपका मतलब बैंकिंग से लेके, इंटरनेट बैंकिंग से लेके, वॉलेट से लेके हर कुछ आ गया है, यूपीआई से लेके सब कुछ है। तो इसका मतलब ये जरूरी हो गया है कि आप इसे संभाल के रखें। और हमने जो नहीं किया है वो है कंज्यूमर अवेयरनेस। आज के डेट में यहाँ तक कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी एसएमएस आ जाता है ये कह के कि आपका रिफंड है, आप इस पे क्लिक कीजिए और डालिए। ये भी एक तरीके का मतलब सबका नाम इस्तेमाल हो रहा है आज की डेट में। तो जो स्टार्टअप्स आई हुई हैं, जो कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज हैं, जिसके लिए हम ये करते हैं कि सारे डिजिटल हो गए हैं, ऑनलाइन हो गए हैं, उन्हें सरकार को और सारे जो ऑनलाइन वर्ल्ड में डील करते हैं उनको ये मतलब ये इस्तेमाल करना चाहिए कि जो कंज्यूमर हैं उन्हें कैसे अवेयरनेस उनकी बढ़ाई जाए, साइबर हाइजीन कैसे सिखाया जाए, साइबर स्वच्छता कैसे फैलाई जाए, ताकि लोग बचे रहें।
और सबसे ज्यादा जो ये पैंडेमिक जैसी सिचुएशन है या फिर जो डेस्परेशन होती है, जब आदमी डेस्परेट होता है तब उसका दिमाग नहीं चलता और सब कुछ वो भूल के जो कुछ मिलता है उसके ऊपर मतलब वो एक्ट करने लग जाता है। और ये साइबर क्रिमिनल्स जो हैं सबसे ज्यादा फायदा इसी चीज का ले जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आदमी जो है काफी वल्नरेबल होता है। और आज के डेट में अगर हम देखें, जो स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन साइबर हाइजीन फॉलो नहीं हो रही है। इसका एकमात्र उदाहरण है कि कोविड-19 पैंडेमिक का अगर हम रिसर्च देखें कि कितनी साइबर क्राइम्स हुई हैं, उसमें 86% जो है अटेम्प्ट हुई है फिशिंग की। मतलब कोई किसी ने कुछ लिंक भेज दिया और किसी को ऐसे बता दिया कि वो हैं जो वो नहीं है, और उनसे उनका जो है डिवाइस कंट्रोल या फिर उनकी जो बैंक अकाउंट की कंट्रोल या वॉलेट की कंट्रोल लेने की कोशिश की गई। 65% जो है मालवेयर की अटेम्प्ट है, मतलब मैंने किसी सॉफ्टवेयर को भेज दिया उसके साथ। 34% फाइनेंशियल फ्रॉड की हुई, 15% तो एक्सटॉर्शन की भी हुई, और बाकी जो 5% हैं ये डायरेक्ट हैकिंग या फिर डिनायल ऑफ सर्विसेज की हुई। मतलब सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आज के डेट में, क्योंकि सारा देश जो है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में ट्रेड कर रहा है, लेन देन कर रहा है, सबसे ज्यादा अटैक और फायदा भी इसी का लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो कोई दिख नहीं रहे हैं सड़कों में जहां से उसको लूटा जाए, तो सारा चीज अब ऑनलाइन हो गया है। तो लोगों को जो है, कंपनीज और गवर्नमेंट और सभी को, आरबीआई बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट निकालते रहती है, कहते रहती है, लेकिन पूरे देश में ये जरूरी है कि लोगों को ये सिखाया जाए कि साइबर हाइजीन कैसे प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, किस चीज पे कनेक्ट लिंक प्रेस कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं, कैसे उसको देखा जाए। एसएमएस लोगों की आती रहती है लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, तो कंज्यूमर्स के ऊपर भी ये भार पड़ता है कि वो इसे सीखें और अपना सुरक्षा खुद करें। जी मैम, जैसे कि आपने बताया और जैसे कि सर ने बोला कि हम इस तरह से इसे निपट सकते हैं या बच सकते हैं, लेकिन मैम जो इसका शिकार हो चुके हैं, क्या उनके लिए हमारे पास प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है? अगर है तो क्या वो अपनी समस्याओं को अच्छे से व्यक्त कर पा रहे हैं? क्या उनको सुना जा रहा है? इस पे आपकी राय जानना चाहूँगा मैं। जी बिल्कुल पैंडेमिक में एक्चुअली सिर्फ सारी मशीनरी नहीं, जुडिशरी भी बहुत हद तक हिट हुई है, बट हाँ मैकेनिज्म है, सुना जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था आईटी एक्ट 66E 66F, जो सर जिन जिन सेक्शंस की बात कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा रैंसमवेयर अटैक हो रही है, हैकिंग हो रही है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड सारे पीपल डोंट नो, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो इसको लेकर अटैक्स हो रहे हैं, सिम फ्रॉड, सिम स्वैप फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो आप ये सब जो चीज़ें देखेंगे ये हो रही है, और इसका मैकेनिज्म भी है, जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेस है कि आप cybercrime.gov.in पे जाएँ, या फिर अगर कोई और है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेन करें। कंप्लेन के बाद में वहाँ से वो टेक इट फॉरवर्ड होता है। अगर आपकी प्रिवेसी को लेकर रिलेटेड है तो आप रिट पिटिशन भी दायर कर सकते हैं, बिकॉज़ ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। पर अगर आपका ये ब्रीच नहीं हुआ है प्रिवेसी को लेकर, देन उसको छोड़कर अगर आप कोई क्राइम की बात कर रहे हैं, तो सिम स्वैप फ्रॉड हुआ, फिशिंग हुआ, मालवेयर अटैक हुआ, या कोई किसी भी टाइप का अटैक हुआ, जिस भी साइबर अटैक की हम बात कर रहे हैं, तो आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के बाद में वहाँ से वो आगे जैसे नॉर्मल क्राइम्स के साथ होता है वैसे ही होता है। इसके सिवा आप cybercrime.gov.in पे एनोनिमस भी जा सकते हैं। चिल्ड्रन रिलेटेड कंप्लेन बहुत सारे पुलिस स्टेशन में अभी कन्वर्ट हो गया है कि आपके पास में एक टोल फ्री नंबर है वहाँ का, जहाँ आप लाइक 1080 इज फॉर यूपी, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स है जहाँ पर आप कॉल करके एनोनिमस बात कर सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ हुई है। बिकॉज बच्चों के साथ में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो बहुत विक्टिम हो रहे हैं, या फिर वो इवन करने वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं, बिकॉज उन्हें पता नहीं होता है कि जिस तरीके की चीज़ वो कर रहे हैं वो एक क्राइम है। तो दोनों को लेकर एक मैकेनिज्म इवन पुलिस स्टेशंस में आजकल इट हैज़ बीन एक डेडिकेटेड विंग हो गई है साइबर क्राइम को लेकर, जो इस चीज़ को डील कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, जुडिशरी वर्क कर रही है जैसे नॉर्मली वर्क कर रही है। आप नॉर्मल कंप्लेंट्स फाइल करते हैं, कंप्लेंट्स हो रही है, पिटिशंस फाइल हो रही है, और रेगुलर ऑनलाइन हियरिंग चल रही है। मैम, लेकिन फिर भी लोगों की ये कांस्टेंट रिक्वायरमेंट्स रहती हैं और बात रहती है कि क्योंकि अभी जुडिशरी बहुत लिमिटेड स्कोप में काम कर रहा है, क्योंकि सिर्फ लाइफ एंड लिबर्टी के केसेस लिए जा रहे हैं या ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं उन्हें लिए जा रहे हैं, तो ये सारे केसेस को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, ये सारे केसेस में बहुत डिले हो जा रहा है, तो उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा।
इस जी, पे आपकी क्या राय है? ये सिर्फ जुडिशरी पे नहीं है, ये लॉ एनफोर्समेंट में भी है, बिकॉज जिन क्राइम्स की हम बात कर रहे हैं ये पेंडेमिक में हुए हुए क्राइम्स है। ये जब लॉ एनफोर्समेंट में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो यहाँ से चार्जशीट बनने के बाद में आप इनको लेकर जा सकते हैं जहाँ वो चलता है या पुलिस में चल रहा होता है। तो डिपेंडेंसी सिर्फ जुडिशरी पे, सिर्फ जुडिशरी की नहीं है, डिपेंडेंसी होती है बाकी विंग्स की भी इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने में। जिस टाइप की हम क्राइम बात कर रहे हैं, इतना मोडस ऑपरेंडी इतना चेंज होता रहता है, इनका फास्ट चलता है। जितिन जी आई थिंक आपको बताएंगे कि जिस तरीके से ये क्रिमिनल्स एक्ट कर रहे हैं और जिस लेवल पे कर रहे हैं, जुरिस्डिक्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रहे, बिकॉज साइबर क्राइम जब होता है तो वो एक जुरिस्डिक्शन लिमिटेड नहीं है, वो इट जस्ट इंदौर में क्राइम हुआ है, बॉम्बे में क्रिमिनल है, बॉम्बे से क्रिमिनल ट्रांसफर होते होते कहाँ पहुंच जाता है। तो एक पूरी चेन इतनी बड़ी बन जाती है कि उसको सॉल्व करना एक लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं आता दायरे में, और उसके बाद में उसको करना। तो हाँ, एक डेडिकेटेड विंग आप जुडिशरी में भी होना चाहिए विद रिगार्ड टू साइबर क्राइम्स, ताकि इसको स्पेसिफिक रिलेटेड एस्पेक्ट को देखा जाए। बट अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टिगेशन लेवल पे भी बहुत ड्रॉबैक, बहुत लैचेस है, बट बाकी चीज़ें भी बहुत स्ट्रांगली चल रही है, दैट मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी। बट मेरे हिसाब से ये लास्ट कुछ 1.5 या 2 महीने जिसमें हम देख रहे हैं जुडिशरी में थोड़ा सा इशू उठा है कि सिर्फ पर्सनल लिबर्टी या स्पेसिफिकली बेल रिलेटेड मैटर्स को सुना जा रहा है। उसके पहले रेगुलरली कोर्ट्स वर वर्किंग ऑनलाइन, सारी हियरिंग्स नॉर्मल हो रही थी। मैंने सिम स्वैप के बहुत सारे मैटर्स फाइल किए कोर्ट में, विच केम ऑन हियरिंग, तो इट वर्क स्मूथली। जी, ठीक। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जितेंद्र सर आपके पास आना चाहूँगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा, साइबर फ्रॉड राष्ट्रीय सुरक्षा को किस कदर अफेक्ट करता है और स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम क्या है? देखिए, जो क्राइम है, अगर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट करे, आपके समाज की व्यवस्था को पूरा का पूरा अफेक्ट करते, और उसके ऊपर एक कहीं ना कहीं एक सरकार की या किसी राज्य की या राष्ट्र का उसके ऊपर अनुकंपा हो या उसकी बैकिंग हो, तो आप कह सकते हैं कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक है। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी 4-5 दिन पहले अमेरिका के अंदर हुआ कि पाइपलाइन अटैक, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करके रैंसमवेयर मांगे गए। आपने उससे पहले देखा भारत के अंदर कई पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक किए गए, पावर इंस्टॉलेशंस के ऊपर साइबर अटैक हुए, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी गई। ये पहले भी होता है, मगर आप सोचिए अगर यही चीज पैंडेमिक के टाइम में, जैसे पिछली बार यूके में एनएचएस के ऊपर अटैक हुआ था, यहाँ पे अगर भारत के अंदर जो हॉस्पिटल के क्रिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर निशाना बनाया जाता तो किस तरह की अव्यवस्था फैल जाती। तो मुझे लगता है कि जो जो हो रहा है, अगर आप कोरोना वायरस itself को कह के एक बहुत बड़े समाज को, और मुझे लगता है कि अगर हम खाली एक ऊपर ऊपर का असेसमेंट करें कि बहुत सारे जो विश्व के बड़े लोकतंत्र हैं जो कोरोना वायरस से प्रभावित हुए, वो भी तो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना वायरस itself इज अ फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल अटैक स्पॉन्सर्ड बाय अ स्टेट। तो एक देश का नाम लेना चाहेंगे। मगर साइबर के अंदर भी आप देखिए, जो छोटे क्राइम्स है, जो ओटीपी फ्रॉड वगैरह हो गया, आपको देखना होगा कि इसके बड़े जो पावर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक हैं, आज ये खबर आ रही है कि कोरोना वायरस के दौरान चाइना की आर्मी दोबारा लद्दाख के अंदर अपने आप को रीओरिएंट और रिपोजिशन कर रही है। तो उसके दौरान अगर दोबारा आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया जाएगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। दूसरा, आप देखिए, पैंडेमिक के समय ऑलरेडी इकोनॉमी पूरी के पूरे बहुत दबाव के अंदर है, लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर इलाज का पैसा उनसे छीना जाएगा और व्यवस्था सरकारें अपने आप को बेबस पाएंगी, तो कहीं ना कहीं एक आगजनी की स्थिति भी आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कहूं, आपने देखा होगा कि अभी रेमडेसिविर के ऑनलाइन इंजेक्शन नकली बेचे जा रहे थे। जी, आप देखिए, आज 86% जो साइबर क्राइम भारत के अंदर है वो ओटीपी फ्रॉड का है। जी, ये उस देश के अंदर फ्रॉड हो रहा है जहां किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी चाहिए और 100% केवाईसी मैंडेटरी है। अगर 100% केवाईसी मैंडेटरी होने के बाद भी अगर हम फर्जी नंबरों के ऊपर होने वाले बैंक ट्रांजैक्शंस को या उन फर्जी नंबर के केवाईसी की व्यवस्था को अगर हम कायम नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है चुनौती अब कहीं बहुत गहरी अपने सिस्टम के अंदर है। बिकॉज यही व्यवस्था आज पाकिस्तान के अंदर भी लागू है और चाइना के अंदर भी लागू है। तो आप चीन को एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिटलरशाही वहां पे, पाकिस्तान को एक फेल्ड अर्थव्यवस्था बता सकते हैं, पर वो दोनों ही देश ये ओटीपी फ्रॉड के मामले में हिंदुस्तान से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि दोनों जगह सिम लेने के लिए बायोमेट्रिक मैंडेटरी है। हमारे यहाँ पे एक वर्ग ऐसा था जिसको लगा कि हमारा प्राइवेसी की अवहेलना हो जाएगी अगर हम बायोमेट्रिक दे देंगे केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए, तो कोहराम आ जाएगा। मुझे लगता है उसकी ये जो एक अर्बन एलीट है जिसको लगता है कि मात्र फिंगरप्रिंट लगाने से या सरकार को हमारा आधार नंबर पता होने से या हमारा फिंगरप्रिंट पता होने से हमारी पूरी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, उसकी कीमत भारत का वो पिछड़ा हुआ समाज चुका रहा है जिसके पास
आज आप खुशबू आपको बता सकती है, आप कितनी दुनिया भर के सेक्शन में एफआईआर करने के लिए आप बैंकिंग लोकपाल को लिख सकते हैं, 48 घंटे के अंदर हो सकता है आप दबाव डालें, आपका पैसा भी वापस आ जाए। मगर उस समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का क्या होगा, जिसका मात्र जो 5,000 रुपए कमाता है, जिसके 2,000 रुपए कोई चुरा के ले गया, न तो उसे एफआईआर लिखवानी आती है, न उसे ईमेल आईडी पता है कि जहां वो बैंकिंग लोकपाल को कंप्लेंट करे, न ही कोई पुलिस वाला उसकी एफआईआर लिखेगा। तो मुझे लगता है उस समाज को देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भारत के अंदर है कि बायोमेट्रिक केवाईसी किसी भी तरह के बैंक अकाउंट के लिए, मोबाइल नंबर के लिए स्पेशली, या किसी भी वॉलेट के लिए मैंडेटरी किया जाए। और जो लोग किसी भी कारण से बायोमेट्रिक केवाईसी नहीं करना चाहते, उनको फिर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से अलाउ ना करें। हमारा ध्येय और पर्पस इस समय समाज के जो निचले छोर पर खड़े व्यक्ति है, जो समाज के लोग हैं, जो पहली बार इंटरनेट का, स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिनके पास इतनी ताकत नहीं, जो 15-20 हजार रुपए महीने का कमाते हैं, उनको साइबर अपराध से बचाना हमारा पहला मतलब जो है ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद सर। खुशबू मैम, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। हमने हाल में देखा कि किस तरह से कॉर्पोरेट कंपनीज़ के जो ग्राहक हैं, उनका निजी जो डेटा है, वो लीक हो गया डार्क वेब पे। उदाहरण के तौर पे बिग बास्केट, अनअकैडमी, इन लोगों का डेटा लीक हो गया। हाँ, हालाँकि वो कंपनीज़ ये चीज़ डिनाई करती हैं कि उनका डेटा लीक नहीं हुआ। तो ऐसे तौर पे जो ग्राहक हैं, जो कंज़्यूमर्स हैं, वो कैसे किसी भी कंपनी को ट्रस्ट करेंगे? उन पे विश्वास कैसे करेंगे? जैसे कि सर बता रहे थे, हम लोग के देश में 100% केवाईसी होने के बाद भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसे कैसे टैकल किया जाए मैम? और लोगों का ट्रस्ट वापस कैसे बनाया जाए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके के ब्रीचेस हो रहे हैं उसको लेकर क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आई थिंक जितने क्राइम्स हम देख रहे हैं दैट इज़ इन सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स, इन सारे क्रिमिनल्स के पास में हमारा डेटा है, एक्सेस टू डेटा है, और ये जो डेटा है इसको कंबाइन करके देन ये आपके ऊपर एक सोशल इंजीनियरिंग करके आपके ऊपर क्राइम करते हैं। तो हाँ, अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन के पास में जीडीपीआर है, यूएस के पास में 3-4 लॉज है, स्पेसिफिक एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, पर उसके पास में हिप्पा है, प्रिवेसी एक्ट है, और उसके साथ में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट करके भी कुछ है। सो प्रिवेसी को लेकर सारी दुनिया में लॉ है। हमारा एक लॉ है जो पेंडिंग है श्री कृष्णा कमेटी के बाद में भी जो बना था। सो पीडीपीआर जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो अभी भी पेंडिंग है। वो डेटा प्रोटेक्शन बिल की पेंडेंसी के कारण हमारे पास में अभी भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इन कंपनीज को हमें बताना हो, जो हम यूजर है, जो उपभोक्ता है, उनको बताए कि ये आपका डेटा ब्रीच हुआ है, या फिर इनके ऊपर पनिशमेंट्स हो। जीडीपीआर की अगर मैं बात करूं तो पर डेटा ब्रीच अगर आप बात करेंगे तो अगर डेटा ब्रीच आपकी कंपनी की तरफ से हुआ है तो 2 to 4% लाइबिलिटी ऑफ ग्लोबल टर्नओवर, 2 to 4% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर पर ब्रीच आपके ऊपर लाइबिलिटी लगती है। तो अगर इस तरीके की आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होती है तो एक डर होता है कि आप अपनी अपनी एक सिक्योरिटी मेंटेन करें। आप लोगों का अगर डेटा ले रहे हैं तो ये आपकी जवाबदारी बनती है कि आप इन डेटा को कंट्रोल में रखें, इस डेटा को आप ध्यान रखें, और एक कंट्रोलर के पास ऑप्शन होना चाहिए उनको बताने के लिए कि ये डेटा बहुत ही सेंसिटिव डेटा था, तो आप अपने यूजर्स को इन्फॉर्म करें इस बारे में, या ये नहीं था तो इसको इन्फॉर्म ना करें। बिकॉज अगर आपने जिस ब्रीच की बात की थी लास्ट की, बिग बास्केट का डेटा ब्रीच हुआ था, बिग बास्केट ने भी यही स्टेटमेंट डिनाई किया। अब उसके बाद में देखेंगे एक सक्सेस, उसके बाद में एक फ्लिपकार्ट का लेटेस्ट, आई थिंक थोड़े दिनों पहले फिर से एक इशू उठाया, उसमें ये आया है कि जिन के डेटा बिग बास्केट में थे और सेम पासवर्ड्स थे वो फ्लिपकार्ट में थे, उस फ्लिपकार्ट के लोगों का सारा ट्रांजैक्शंस एम्प्टी हो गया, उसमें कुछ कॉइन्स थे लोगों के जैसे ट्रांजैक्शंस हो गए, बिकॉज दे वर द सेम, दे हैड द सेम पासवर्ड दोनों जगह पर। तो आप देखेंगे कि इसका एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। ये इंस्टेंटली नहीं होता है कि आज अगर कुछ डेटा ब्रीच हुआ है तो उसी वक्त आप उसके रिजल्ट्स देखना शुरू करेंगे कि उससे कोई प्रॉफिट या लॉस या डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, या उसी सिर्फ इंडिविजुअली उससे हुआ है। वो कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा है। अगर मैं एक लेटेस्ट बात करूं तो हेल्थ डेटा बहुत ज़्यादा बिक रहा है, ऑनलाइन डेटा ब्रीच हो रहा है, इवन आपकी इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारा डेटा ब्रीच ले रही, हेल्थ डेटा बाय कर रही है। IRDA का एक स्टेटमेंट आया है जिन्होंने सारे इंश्योरर्स को वार्न किया है अगेंस्ट कि आप पेशेंट्स की कंसेंट के बिना उनका डेटा नहीं ले सकते हैं। तो इतने सारे इश्यूज उठ रहे हैं, जो कोरोना कवच और कोरोना रक्षक की पॉलिसीज उनको लेकर ये इनका डेटा उठा रहे हैं और उसके बाद में चीजें कर रहे हैं। तो डेटा इस लेवल तक अवेलेबल है कि आई थिंक वो बल्क में हॉस्पिटल का डेटा सेंटर से उठा रहे हैं, उसके बाद में वो उसको सेल कर रहे हैं इंटरनेट पे फ्री, या फ्री में डाल रहे हैं उसको लोगों को लेने के लिए।
तो आई थिंक अभी ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर कोई ब्रीच होता है तो हैवी पेनल्टी इम्पोज हो, और हमारा जो पेंडिंग पीडीपीआर बिल है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स में इम्पोज हो जाए। उसके सिवा तो आई थिंक अभी इस समय पे और कुछ नहीं है। और अगर हम इस तरीके का, जैसे जीडीपीआर है उस तरीके का लॉ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अभी इंडियन कंपनीज या जितनी कंपनीज इंडिया में बिजनेस करती है उनको एटलीस्ट इतना ले आना चाहिए अपने सिस्टम में कि आप अपने सिस्टम को इंटैक्ट करें। अगर आप लोगों की पर्सनल सेंसिटिव क्रूशियल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो आप उसको ध्यान में रखें, बिकॉज पेनल्टीज बहुत हाई है। और जहां आपने ट्रस्ट की बात की थी, तो ट्रस्ट को लेकर भी बहुत सारे सर्वेज हुए हैं यूएस में। बहुत सारे, एक payments.com करके कंपनी ऑनलाइन पोर्टल है जो बहुत सारे सर्वेज करते हैं, उन्होंने बहुत सारा 172 मिलियन कंज्यूमर्स का सर्वे किया, जिसमें 71% शॉपर्स जो थे, ई कॉमर्स शॉपर्स, उन्होंने बोला कि वो अपनी डिटेल्स डाल रहे हैं और अगर उनका ब्रीच होता है तो वो उस कंपनी के साथ में या उस प्लेटफॉर्म के साथ में काम नहीं करना चाहेंगे या उस प्लेटफॉर्म पे वापस से शॉप नहीं करना चाहेंगे। तो इतना स्ट्रॉन्ग अगर लोगों का व्यू है ट्रस्ट को लेकर कि उनके क्रेडेंशियल्स अगर जा रहे हैं तो वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहते, तो आई थिंक सारे कंज्यूमर, सारी कंपनीज को इस पर ध्यान रखना चाहिए। पहला ब्रीच, या तो लॉ आ जाए पहले इंडिया में, उसके बाद में आप ब्रीच से डरें, ब्रीच की पेनल्टीज से डरें, उसके बाद में आप तीसरी चीज से डरें कि एक ट्रस्ट फैक्टर चला जाएगा, आपका कंज्यूमर, आपसे कंज्यूमर बेस यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद मैम। कैलाशम सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इस महामारी के दौर में वर्क फ्रॉम होम का जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसके साथ साथ कॉर्पोरेट के लिए साइबर सिक्योरिटी में चुनौतियाँ भी बहुत बढ़ गई। वो सिक्योर अब सिस्टम रखना उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो कॉर्पोरेट इसे कैसे हैंडल कर पा रहा है? आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा। जो जो ऑफिस सेटअप जो होता है उसमें एक सिक्योर नेटवर्क होता है और लोग अपने लैपटॉप ले जाते थे और उसमें बैठ के काम करते थे, और इसमें जो है जो जो गुंजाइश थी वो काफ़ी कम थी कि साइबर अटैक हो जाए, क्योंकि वहाँ पे एक नियमित तरीके से काम होता है और ये क्लियरली बता दिया जाता है कि आपको क्या एक्सेस है और क्या नहीं है, और उसके हिसाब से वो नेटवर्क जो है वो कंट्रोल्ड होता था, जिसकी वजह से जो है अटैक्स कम होती थी ऑफिस एटमॉस्फेयर में। जब वर्क फ्रॉम होम आ गया तो वही जो लैपटॉप है अब आपके घर के प्राइवेट नेटवर्क से घुस रहा है। आप उस लैपटॉप में इस नेटवर्क को घुसने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ढील देनी पड़ी, तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनको ये अनलॉक करना पड़ा कुछ लोगों के लैपटॉप को, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो आपकी घर की नेटवर्क है वो काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। आपका जो लैपटॉप है जो पहले वंचित था कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, वो अब खुल गया है। तो साइबर अटैक और वल्नरेबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ गई इसकी वजह से। और इसके अलावा जो है जैसे पैच अपग्रेड या फिर वल्नरेबिलिटी अपग्रेड जो रेगुलर कंपनीज करती थी अपने सिक्योर एनवायरनमेंट में, अब वो डिसेंट्रलाइज हो गई है। अब लोगों को अपने लैपटॉप में ऑन करके फिर उनको उसमें अपग्रेड पैच वगैरह सब करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है सिस्टम थोड़ा वीक हो गया है, और ये मल्टीपल यूसेज की वजह से ब्रीचेस बढ़ गई हैं। जो इसीलिए जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं वर्क फ्रॉम होम करीब 2004-5 से कर चुका हूं, और कुछ कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं जब आप वर्क फ्रॉम होम करते थे। लेकिन सडनली जब ये कोविड पैंडेमिक आया तो बहुत सारी कंपनीज जो ये मान के चलती थी कि आपको ऑफिस में ही आके काम करना है, वो जब सडनली एक्सपोज हुई कि जहां पे उनका एम्प्लॉय बाहर जाके बैठ के अपने घर से वही इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है, तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन देना पड़ा, जिसकी वजह से जो है ये रिस्क बढ़ गया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट में जो कंपनीज ये अलाउ करती हैं वर्क फ्रॉम होम, वो अगर साइबर हाइजीन और अपने एम्प्लॉय को ये अवेयरनेस क्रिएट करके ट्रेनिंग देके रखें कि आपको क्या अलाउड है क्या नहीं है, और एम्प्लॉयज भी इसे फॉलो करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो है ये बहुत अच्छी बात है कि आज की डेट में डिसेंट्रलाइज तरीके में भी हम रुके नहीं, हम काम करते चले गए। ये नहीं हुआ कि ऑफिस बंद हो गए तो काम रुक गया। लेकिन ये जरूरी है कि हाँ, ये डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट में लोगों को ये जरूरी है कि एम्प्लॉयज अपने जो फोकस्ड रूल्स हैं वो फॉलो करें। कंपनीज जो हैं ये नए तरीके की सिक्योरिटी जो ब्रीचेस हैं उसके लिए तैयार रहें, और जो पैचेस और अपग्रेड जो है डिसेंट्रलाइज तरीके से वर्क फ्रॉम होम जो मशीन्स हैं उसके लिए जो जो प्रावधान उनको करना चाहिए वो करें। जितेंद्र सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार को अपनी रणनीति में क्या-क्या बदलाव की ज़रूरत है, ताकि ये जो साइबर सिक्योरिटी का जो फ्रेमवर्क है, उसे सॉलिडिफ़ाई कर सकें, उसे स्ट्रेंथन कर सकें। आपसे आपकी राय सर। मुझे लगता है जितनी भी बड़े प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन आ रहे हैं लोगों को सहूलियत देने के लिए, फॉर एग्जांपल जो कोविन प्लेटफॉर्म आया कि जहां पे आप वैक्सीनेशन के अपॉइंटमेंट्स किसी भी स्टेट से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।
और उनको कहीं ना कहीं एक वॉक इन जो है बिना अपॉइंटमेंट के जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर प्रेफरेंस दिया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास, जैसे मैंने बताया, कि स्मार्टफोन नहीं है या जिसे ऑनलाइन बुकिंग करना नहीं आता या इंटरनेट नहीं होगा, तो कोई भी व्यवस्था हो, अगर साथ में आपने कॉल सेंटर भी शुरू किया होता जिसमें कोई भी व्यक्ति फोन करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकता है, तो मुझे लगता है व्यवस्था ज्यादा कारगर होगी। अब हो क्या रहा है, उसके अभाव में जो लोग इंटरनेट के प्रति जानकारी रखते हैं, जागरूक हैं, वो तो ऑनलाइन बुकिंग ले रहे हैं। बाकी जो गरीब लोग हैं जिनको नहीं पता, उनको फर्जी एसएमएस भेजे जा रहे हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कोविड का अपॉइंटमेंट आएगा, 500 रुपये जमा करा दीजिए सरकार के खाते में तो आपको वैक्सीन लग जाएगी। तो आप देखिए, इसलिए जो लोग इसके प्रति सजग नहीं है, जिनको उसका कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, वो लोग इस तरह के फ्रॉड्स के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। दूसरा, सरकार को मुझे लगता है कि पहले एक निर्णायक कदम उठाते हुए दोबारा एक बार सुप्रीम कोर्ट में या तो क्लैरिफिकेशन पिटीशन फाइल करके या दोबारा एक बार उसको रिव्यू के लिए अप्रोच करके, जो बैंकिंग और मोबाइल सेक्टर का केवाईसी है उसके अंदर आधार का इस्तेमाल करना चाहिए, जी मैम बायोमेट्रिक का आप इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि फर्जी सिम्स के, फर्जी अकाउंट्स की समस्या का निदान हो। जी मैम आपसे भी ये सेम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में क्या-क्या सरकार को रणनीति की ज़रूरत है ताकि वो उसे सॉलिडिफाई कर सके, स्ट्रेंथन कर सके? जी, मैं जितिन जी से सहमत हूँ इस बात को लेकर कि हमारा बेसिक प्रॉब्लम होता है पकड़ने में प्रॉब्लम, साइबर क्राइम तो हो गया पर उसको पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज़ आप पकड़ेंगे कैसे? जैसे ही पकड़ने जाते हैं, जो भी क्राइम हुआ है, लेट्स से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे हुआ है या मोबाइल के ज़रिए हुआ है, तो आप जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं तो ये एनोनिमिटी और ये आपको डिटेल्स नहीं देते हैं। या फिर जो मोबाइल नंबर कुछ प्लेटफ़ॉर्म से मिल भी जाता है, तो वो मोबाइल नंबर पे केवाईसी नहीं हुआ है। तो अगर कोई क्राइम हुआ है एक हमारे साथ में, तो अगर हम लॉ एनफोर्समेंट के पास जाते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर वो पहुंच भी गए उस जगह तो वो एंड तक नहीं पहुंच पाते। तो आई थिंक ये एक एस्पेक्ट हमें चेक करना, हमें करना बहुत ज़रूरी है कि आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, इन मोबाइल नंबर्स को आप एक ऑथेंटिक आईडी कार्ड, आधार या किसी भी आईडी कार्ड से आप लिंक करें। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये इजीली अवेलेबल हो। आप ड्यू प्रोसेस लॉ के साथ में जब लॉ एनफोर्समेंट को ज़रूरत हो तो आप इनको ये मिल जाना चाहिए। दूसरी चीज़, जुरिस्डिक्शन को एस्पेक्ट को लेकर, साइबर क्राइम एक नॉर्मल लॉ की नॉर्मल चीज़ नहीं है ये। इसको लेकर जुरिस्डिक्शन एस्पेक्ट को आई थिंक हमें कैटर करना पड़ेगा नेशनली, इंटरनेशनल लेवल पे। तो स्टार्ट करें आई थिंक नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाएँ। तीसरी चीज़ है, बहुत सारे क्राइम्स अभी भी, जब आईटी एक्ट बना था उस टाइम पे हमने ये देखा था कि इट वाज़ मोर बिज़नेस ओरिएंटेड या फिर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को रिलेटेड या फिर सिग्नेचर्स या इनको लेकर आया था। तो अभी हमें थोड़ा-सा अमेंडमेंट, आई थिंक होम मिनिस्ट्री इस पे काम भी कर रही है कि आप जिस तरीके से आ रहे हैं चेंजेस, तो आप एक होलिस्टिक साइबर लॉ ले आए जिसमें सारी चीज़ें हो, सारे इन्वॉल्वमेंट हो। प्रिवेसी को अलग कर दिया जाए, बट उसको रिलेटेड एस्पेक्ट जितने ये हमारे क्राइम्स है अभी मेंशन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जिनकी डेफिनेशंस नहीं है, फिट नहीं होती है, बहुत तरीके से अलग-अलग तरीके से फिट करना होता है। कुछ क्राइम्स में ये बोल देते हैं कि अगर इससे प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है, जो हम डेटा ब्रीच की बात कर रहे थे। तो या हमारे पास में एक प्रावधान है कि अगर अगर किसी भी डेटा का ब्रीच होता है, सेंसिटिव डेटा का, तो वो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी होगी। बट वो करने के लिए एक उसमें कंडीशन है कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर उस डेटा ब्रीच से हुआ है तो। अरे मैं मतलब आज हम नहीं प्रूव कर सकते कि आज उस डेटा से मुझे ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, उस ब्रीच ऑफ डेटा से मुझे प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है। तो बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ में आपने जो एक सेफ हार्बर का प्रोविजन दिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, उसको चेंज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप उनको सेम कैटेगरी में नहीं कर सकते, बिकॉज उस समय जो कैटेगरीज थी एक सोशल इंटरमीडियरी की, वो डिफरेंट थी। अभी हम जिस तरीके के प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, इंटरमीडियरी के लेवल्स चेंज हो चुके हैं, बहुत कई प्रकार की इंटरमीडियरी हो चुकी है। तो आप इन जो प्लेटफॉर्म्स की बात करें, इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डाल के आप फिर उस तरीके से उनको आप सेफ हार्बर दें, बट आप कंप्लीट एक ब्लैंकेट सेफ हार्बर नहीं दे सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस है जिनको आने की जरूरत है। ओवर टू यू आनंद। जी कैलाशम सर, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे और शो को समाप्त करेंगे। जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है मेरी तरफ से ये है कि एक तो कंज्यूमर अवेयरनेस पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे तो किसी ने हमें ये, सरकार ने तो नहीं बताया कि आपके पैसे कैसे सुरक्षित रखने हैं, ये घर वालों ने बताया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में जो है और जो प्लेटफॉर्म्स वर्ल्ड में जो है, इनको बताना जरूरी है कि हमारे यहाँ पे ब्रीच हुआ है, नहीं हुआ है, आपको अपनी सेफ्टी कैसे मेंटेन करनी चाहिए। ये अवेयरनेस जो क्रिएशन है और ये जो साइबर हाइजीन का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिखाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। नहीं तो फिर बहुत लोगों की मतलब बहुत लोगों को नुकसान होगा इसकी वजह से, अगर हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो। और दूसरी चीज जो है, सरकार में भी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, क्योंकि आज के डेट में
बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं सरकार की तरफ से साइबर क्राइम रिपोर्टिंग वगैरह के लिए, लेकिन आज के डेट में फिर भी लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस में वो कैपेसिटी बिल्डिंग की काफी सख्त जरूरत है कि वो समझे कि साइबर क्राइम होता क्या है और उसे कैसे डील किया जाता है। काफी लोग जो मतलब बहुत गरीब लोग जो मेहनत से कमाई हुई पैसे उनकी लुट जाती है और वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, आज भी उनको पता नहीं रहता है कि इसको कैसे केस फाइल करें। और ये पूरे देश में है, मतलब जो सिटीज में है उसकी अलग बात है। तो एनफोर्समेंट जो है उसकी भी सख्त जरूरत है। और तीसरी बात जो है, जो इंटरमीडियरीज आ गई हैं वो डेटा शेयर नहीं करती हैं। जो पीडीपी के बिल वगैरह जो है उसका आना जरूरी है, क्योंकि ये डेटा शेयरिंग जब तक नहीं होगा हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हमें चाहे ये पता भी चल जाए और केस भी फाइल हो जाए, लेकिन आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं होगा, क्योंकि इसे इन्फोर्स करना और उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेटा और इंफॉर्मेशन हमें खुले तौर पे नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म से जो भारत के कंट्रोल के बाहर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए। मैं हमारे दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पैनलिस्ट द्वारा रखी बातों को अमल में लाने का प्रयत्न करें और सुरक्षित रहें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप देख रहे थे भारत फर्स्ट का विशेष प्रोग्राम द लॉ सिंप्लीफाइड। धन्यवाद।